देखो ये एक डब्बा है ना। 2 मोलर 200 ml का सोल्यूशन है NaOH का, है ना। फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया है इससे 3 मोलर 400 ml के सोल्यूशन ऑफ NaOH से, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना है उसका हमें बताना है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी, है ना। तो इसका क्या होगा, ये मोलैरिटी बराबर क्या होती है N/V। तो मोल बराबर क्या हो जाएंगे M/V। तो ये पहला सोल्यूशन, ये दूसरा, ये बना मान लीजिए तीसरा सोल्यूशन। ठीक है, पहले सोल्यूशन के लिए मोल देखें तो क्या होगा M1V1। वन क्यों लगा है, क्योंकि पहला सोल्यूशन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे करेंगे ना, इसके मोल प्लस N2 के मोल बराबर N3 के मोल, ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा। हाँ। ठीक। तो N1 मोल जो है ना क्या होगा M1V1 ऐसे होगा, प्लस M2V2। और ये बनेगा क्या M3V3। और V3 क्या है, टोटल वॉल्यूम है दोनों का मिला के, मतलब V1 प्लस V2। M1 कितना है 2 इंटू 200, ये है ना M1, ये ना। ठीक, प्लस M2 कितना है 3, V2 कितना 400, इक्वल टू M3 हमें निकालना है। तो V3 कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस 400 कितना हो गया 600। और इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा ये 600 प्लस 1200 अपॉन 600 ऐसे ही आएगा। ऊपर 400 प्लस 1200 आएगा। वहां पे 200 इंटू 2 इक्वल टू 400। अच्छा, हाँ हाँ करेक्ट, अपनी मैथ्स इतनी अच्छी है कहाँ। ये आ जाएगा अपना कितना 1600 अपॉन कितना 600। ये आ जाएगा आपका कितना, लगभग लगभग 8/3। करेक्ट है। ये समझ में नहीं आता। हाँ गया। ठीक। तो अब मोलैरिटी की क्वेश्चन बन रहा है। हाँ। ठीक, मोल मोलैरिटी ये सब निकालते बन रहा। एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एन अवस्थी से प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा, या आर सी मुखर्जी से। एन अवस्थी की बुक आती है PDF में पड़ी हुई, नेट पे डाउनलोड कर लेना। तो उससे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे क्वेश्चन बनना तो। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हाँ। सॉल्युबिलिटी। अच्छा एक चीज है, अगर मैं आपको कहूँ वेट बाय वेट परसेंट को वेट बाय वेट वॉल्यूम में बदलिए, ये भी तो बन जाएगा। मैं कहूँ मोलैरिटी दी है, इसकी मोलैरिटी निकालिए, ये भी बन जाएगा। बताया ना, इसके फार्मूले बताया हमने। और मैंने दिया कि मोल फ्रैक्शन दिया है, इसमें मोलैरिटी बताइए, मोलैलिटी बताइए, या इसकी मोलैलिटी बताइए। मोलैरिटी मोलैरिटी दोनों निकालते बनेगा ना। हाँ बन, बन जाएगा। है ना। अपन ने बहुत किए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इक्वेशन की भी क्वेश्चन आएंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी की। सॉल्युबिलिटी के बाद में इक्वेशन के क्वेश्चन, और कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो आपके वो क्या बोलते हैं रिएक्शन वाले क्वेश्चन, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, ये भी मैं बता दूंगा, है ना। मिक्सिंग रिएक्शन और इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन मैं ये सॉल्युबिलिटी के बाद बता दूंगा। अभी हम हेडिंग डाल रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी MP बोर्ड का एक खास क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, लिख लो चाहो तो। MP बोर्ड वाले खासकर पूछते हैं व्हाट इज solubility, write the factor affecting solubility। ठीक। ठीक, तो हम देखते हैं solubility क्या होती है। मान लो मैंने ये एक बीकर लिया है, इस बीकर को मैंने वाटर से फिल कर दिया है।
है ना। ठीक, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, शुगर डिजॉल्व कर रहा हूँ, शुगर को डिजॉल्व कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम कितनी शुगर डिजॉल्व हो गई इसमें, 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम, है ना। जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी वो क्या करेगा, शुगर को डिजॉल्व कर लेगा। एक लिमिट तक ये डिजॉल्व करेगा, उसके बाद फिर इसमें शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एक बीकर पानी में आप पूरे की पूरी शुगर का एक पूरा बोरा, इतना कंटेनर, मतलब 100 किलोग्राम का वो पूरा घोल दो। इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है घोलने की। तो हर जो लिमिटेड लिक्विड होता है ना, उसकी कैपेबिलिटी रहती है डिजॉल्व करने की, कि इतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो डिजॉल्व कर सकता है, उसके बाद उसकी एक लिमिट आ जाती है और फिर वो डिजॉल्व करना बंद कर देता है। जैसे तुमको किसी होटल में ले जाया जाए, खाना खाने को बोला जाए, तो तुम पहले बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खाओगी और खाओगी, मटर पनीर जो भी आती हैं, तंदूरी रोटी, जो भी आप खा रहा है खा रहा है खा रहा है, पर एक सर्टेन लिमिट आ जाएगी जब आपकी जो स्टारवेशन है, भूख मिट जाएगी, और फिर आप एक लिमिट के बाद कह दोगे कि नहीं अब मत दीजिए, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ऐसा कह सकती हो, है ना। तो उसमें क्या है, एक लिमिट है। तो ऐसे वाटर की भी एक लिमिट है, एक लिमिटेड अमाउंट बीकर ऑफ वाटर है, उसकी एक लिमिट है कि इतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही वो डिजॉल्व कर सकता है। और इससे ज्यादा अगर आप डिजॉल्व करते हो तो वो घुलता नहीं है, फिर वो मना कर देता है कि हमें आप घोल लेंगे। ठीक है। तो एक कैपेसिटी है किसकी, एक सॉल्वेंट जो रहता है ना, उसकी एक घोलने की एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ही मैं इतना घोल सकता हूँ, और उसके बाद अगर आप और उसमें डिजॉल्व करोगे तो मैं घोलूंगा नहीं, है ना, इतना डिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, 8 एनटीपी। एनटीपी जरूर रखें। एनटीपी का मतलब ये है कि अगर आप सर्टेन अमाउंट फर्स्ट टाइम घोल रहे हो तो वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर बदलते हो तो घोलने की कैपेबिलिटी भी बदल जाएगी। 8 एनटीपी लिखो, डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की, 8 एनटीपी अमाउंट, ये 8 एनटीपी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance dissolvent in 100 grams of water is called solubility of that solution। ये उसकी डेफिनेशन। ठीक, लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ। चलिए, अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। मतलब आपने ये समझ लिया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो रहता है उसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो इतना अमाउंट दे दे, मतलब एबिलिटी टू डिजॉल्व सब्सटेंस, एबिलिटी टू डिजॉल्व द सब्सटेंस, है ना। कितनी एबिलिटी है, वो एबिलिटी कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक, अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। 4 फैक्टर देखेंगे। पहला हम देखेंगे सरफेस एरिया। अच्छा, ये थोड़ा मतलब सरफेस एरिया। दूसरा हम देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा पतला हो गया, टेम्परेचर। हाँ। तीसरा हम देखेंगे, थोड़ा ज्यादा बता देते हैं, टेम्परेचर, और उसके बाद देखेंगे प्रेशर।
है ना। प्रेशर के बाद एक बचा, प्रेशर के बाद हम्म, ठीक है, ये तीनों फैक्टर देखते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर। एक कुछ भूल तो नहीं रहा हूं मैं? चलो भूल रहा होगा तो हम बता देंगे। पहला फैक्टर देखेंगे हम। फर्स्ट, पहला क्या देख रहा है, सरफेस एरिया। ठीक, जैसे मान लो ये एक गिलास पानी लिया मैंने, है ना, और इसमें मैंने एक नमक डाला, और वो टुकड़े वाला नमक है, ऐसा क्यूब नमक, क्यूब वाला। देखा आपने नमक, सॉल्ट देखा जो ऐसे टुकड़े में आता है। हाँ। और एक हमने देखा है एक पाउडर वाला नमक लिया है ऐसे, पाउडर वाला सॉल्ट। ये पाउडर है, सॉल्ट पाउडर। और ये वाला क्रिस्टल वाला क्यूब, क्रिस्टल, है ना। तो अब इसमें से अगर इन दोनों को इसमें अलग अलग बीकर में लेकर डिजॉल्व करें तो कौन जल्दी डिजॉल्व होगा? पाउडर वाला। पाउडर वाले जल्दी क्यों डिजॉल्व हो रहा है? उसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया ज्यादा है, कम क्यों? सरफेस एरिया मैक्सिमम उसका। तो मान लो एक कपड़ा है, एक चादर है, एक चादर को मैंने ऐसे मोड़ के और ऐसे रख दिया, और इसी एक दूसरी चादर है उसको मैंने ऐसे फैला के रख दिया, तो कौन जल्दी सूखेगी? एक चादर को फैला के धूप में रख दिया, एक को ऐसे मोड़ के रख दिया, कौन जल्दी सूखेगी? गीली चादर है। जिसको फैलाया है। फैला है, क्यों फैलाने वाली जल्दी क्यों हो रही? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। हाँ, उसका एरिया सनलाइट के, उसका ज्यादा एरिया है तो सनलाइट के कांटेक्ट में ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है तो वो जल्दी डिजॉल्व हो रहा है। तो यदि जितना एरिया सनलाइट कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट के सरफेस में आता है, तो वो उतना जल्दी क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ऐसे ही, तो जब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लिखो, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब सॉल्युबिलिटी, मतलब टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, टू डिक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। ऐसा लिख लो, टू इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। क्लियर? हाँ। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, अच्छा जैसे आपने वो बनाए हैं रसगुल्ला, मिठाई बनाई होगी, चाशनी बनाई, चाशनी हाँ। कैसे बनाते हो? पानी में शक्कर डालकर। तो पानी में शक्कर डाल दी, बन गई चाशनी, उसके बाद कुछ नहीं करते? और गर्म कर दिया। गरम क्यों कर रहा है, शक्कर तो ऐसे ही घुल रही। ताकि ज्यादा शक्कर घुल सके और हाँ, जल्दी। तो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से शुगर क्या हो रही है, और ज्यादा डिजॉल्व हो रही है ना। तो इसमें लिखो, इन सॉलिड, इन लिक्विड solution to increase the temperature
increase solubility, है ना। ये सॉलिड एंड लिक्विड के लिए है। अच्छा, इसका रीजन पूछा जाए ना, रीजन एमपी बोर्ड में अभी तक पूछत नहीं गया, अगर रीजन पूछे तो एक लाइन में लिखना है, बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका रीजन को मैं एलेबोरेट कर दूंगा जब मैं थर्मोडायनेमिक पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना लिख लो, नहीं तो फिर मेरे को डेल्टा है कि डेल्टा है सब बताना पड़ेगा बोलिए। ठीक। हम्म, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने एक पेप्सी की बोतल ली, पेप्सी समझती हो? हाँ हाँ, तो पेप्सी की बोतल ली, उसमें क्या घुली रहती है, CO2 रहती है डिजॉल्व, CO2 डिजॉल्व रहती है ना पेप्सी में, सोडा वाटर में। हाँ तो वो क्या सा सोल्यूशन है, गैस एंड लिक्विड का सोल्यूशन है। गैस डिजॉल्व है ना लिक्विड में, हाँ 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 है ना। अगर मैं क्या करूं, उस पेप्सी या सोडा वाटर के पानी को, वैसे वो ठंडा रहता होगा, ठंडा ही रहती ना बोतल, देखी आपने, हाँ, ठंडे रहते हैं। ठंडा। तो वो ठंडे पानी को अगर मैं गर्म कर दूं, तो क्या CO2 उसमें से बाहर निकल के उड़ जाएगी, हाँ, उड़ जाएगी ना, कि उसी में रहेगी। उड़ जाएगी। हाँ, तो गैस एंड लिक्विड के सोल्यूशन में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही, गैस तो बाहर निकल गई ना, सॉल्युबिलिटी क्या होगी। कम। हम्म। तो जब भी गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन को आप अगर देखें, गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन में अगर आप टेम्परेचर देते हो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। और इसका रीजन क्या है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका रीजन मैं थर्मोडायनामिक बता दूंगा। आया समझ में। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रेशर पर। किस पर, प्रेशर, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, एक लाइन लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, जैसे मैंने सॉल्ट लिया उसको वाटर में डिजॉल्व किया, सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन जो बनता है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है। उसमें प्रेशर का जो इफेक्ट निगलिजिबल रहता है, थोड़ा बहुत पड़ता होगा, 0.0001, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, निगलिजिबल ही समझो उसे। ठीक। अच्छा, हाँ प्रेशर का इफेक्ट के लिए हेनरी साहब ने एक लॉ दिया, हेनरी लॉ, हेडिंग डालो, हेनरी लॉ। ये एमपी बोर्ड में काफी कुछ पूछा गया है, जेई में तो कभी ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन आएंगे मैं कराऊंगा, पर एमपी बोर्ड में भी जितना आ रहा है तो देखते हैं, फिर मैं हेनरी लॉ क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सब थ्योरी देख लो। हेनरी लॉ इज ओनली, लिखो पहले लिखो लिमिटेशन, लिमिटेशन, हेनरी लॉ is only applicable for
गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। यानी लो एप्लीकेबल है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक। हेनरी क्या बोलता है वो देखते हैं। हेनरी का सिंपल स्टेटमेंट है, ऐसा लिखा है उसने कि इन गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, है ना। राजकुमार सर एक ऐप बना रहे हैं, उसमें सारे टीचर अवेलेबल हैं, और जिसको जो टीचर बुक करना कर लो। फिर हम 25-30 टीचर अवेलेबल हैं, आपको जो पढ़ना है जैसा पढ़ना है बुक करो, पढ़ते रहो। अच्छा, हेनरी लॉ ये कहता है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, इनका बोलना है प्रेशर बढ़ाओ सॉलिबिलिटी बढ़ाओ, प्रेशर घटाओ सॉलिबिलिटी घटाओ। क्या बोला उसने? To increase the pressure, increase solubility, to decrease the pressure, decrease solubility। क्या बोला है हेनरी ने? प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हाँ, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, ये एप्लीकेबल है गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए। To increase the pressure, increase solubility, to decrease the pressure, decrease solubility। ये बोला। हम्म, हम्म। तो इसमें क्या है, सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर की। ऐसे ही हाँ। किस, सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर की। ठीक। तो अगर मैं सॉलिबिलिटी और प्रेशर के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हुआ है उसको मैं हटाऊं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये आती है ना, आपने ग्रेविटी में देखा होगा, स्मॉल जी हाँ। कैपिटल जी, वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको एस मानूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी पी करूं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच पी। तो यहाँ के एच क्या है, के एच को बोला जाता है हेनरी कांस्टेंट। और के एच की वैल्यू आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, डिफरेंट लिक्विड के लिए, डिफरेंट हेनरी लॉ के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में के एच की वैल्यू जरूर देखना, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाए कि अगर मैं बोलूँ N2 ज़्यादा सॉल्युबल है, या O2 ज़्यादा सॉल्युबल है, या फिर CH4 ज़्यादा सॉल्युबल है, ये बताइए। तो इसमें हेनरी लॉ की वैल्यू दी है एनसीईआरटी में, इनकी जिसकी के एच की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, के एच की वैल्यू जिसकी भी ज़्यादा आपको उसमें मिल जाए वो उतनी जल्दी क्या होगी, सॉल्युबल है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, न्यूट में कहीं आया था, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो एनसीईआरटी से दिया था। इसकी केएच वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक, ये देख लेना आप। आगे बढ़े। हाँ। अब आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हेनरी लॉ। एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन देखेंगे, सोडा वाटर। तो जब भी आपको पेप्सी एप्सी जो भी बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पेप्सी ऐसे लिखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिक्विड लेंगे,
उसमें CO2 डिजॉल्व करेंगे, और जैसे ही डिजॉल्व होगी ना, तो इसका प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, मीठा पानी लिक्विड, और एक गैस दी हुई है। तो जो वाटर रहता है वो हैवी रहता है, तो वो कंटेनर के नीचे रहेगा, और गैस जो रहती है वो कैसी रहती है, हल्की रहती है, तो कंटेनर के ऊपर रहेगी। दे विल नॉट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, वो ये बिल्कुल नहीं होंगे एक दूसरे कॉन्टेक्ट में। तो इनको कांटेक्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल रहते हैं वो थोड़े पास पास रहते हैं ऐसे, ये पास पास, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल। 10 मिनट में एंड होगी लेकिन अभी खत्म कर देगा। ठीक। और गैस के मॉलिक्यूल जो रहते हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं ऐसे, दूर 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 दूर, दूर, दूर। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, मान लो इसको मैंने ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाया, ऊपर से मैं इसको दबाव डाल रहा हूँ वजन करके, ये और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो मॉलिक्यूल क्या पास पास आ जाते हैं। तो लिक्विड के प्रेशर लगाने से जो गैस है ना, इसमें बदल जाती है लिक्विड में। गैस लिक्विड में बदल गई, तो लिक्विड लिक्विड में आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू होती है एप्लीकेशन। ये आप लिख लेना है एनसीईआरटी से। सेकंड इसका एप्लीकेशन है माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है। तो जो माउंटेन क्लाइंबर रहते हैं, मतलब जो पहाड़ों पे जाते हैं ऐसे, जी, ठीक। जब ये धरती पर था, जमीन पर, ये इंसान जमीन पर था, ठीक है, तब इसका प्रेशर कुछ, मतलब ये मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे क्या, ये हवा है चारों ओर, हवा है ना। तो जो इंसान जमीन पर है, उस पे हवा का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा का प्रेशर क्या है उस पे, मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम एनवायरमेंट। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो एयर जो है ना उसकी डिक्रीज होती जा रही है, आसमान में एयर है ही नहीं। तो एयर का जो अमाउंट है उसके सिर पे कम होता जा रहा है, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा थी, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। ये हेनरी ने बोला, प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा, मान लो ये पहुंच गया ऊपर, चोटी पे झंडा रह रहा है इंडिया का, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर जैसे ऊपर जा रहा है ना, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम। तो यहाँ पर इसकी जो ब्लड है, इंसानों के ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर मेंटेन करके ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई। पर जैसे ही ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ब्लड में, प्रेशर कम होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, तो वो जो ऑक्सीजन है ब्लड से बाहर निकल आती है। ब्लड से जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो वो बुलबुले के फॉर्म में निकलती, बबल। क्योंकि आप पानी में फूंक मारते हो, तो फिर पाइप से उसमें बुलबुले बनते हैं। तो वो जो बबल है ना, आर्टरी और वेन को ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन होती है, हार्ट अटैक हो सकता है, सांस तेज लेने लगता है वो, हाइपरटेंशन होने लगती है उसको, है ना। तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए जो भी माउंटेन क्लाइंबर रहते हैं, पर्वतों पर चढ़ाते हैं जो, उनको एक सूट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सूट। तो वो सूट, स्पेसिफिक सूट पहन के जाते हैं। ऐसे ही सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर जो समुद्र के नीचे जाते हैं, एक बार दिखाते हैं। जो सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर, समुद्री गोताखोर। समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है, मान लो ये जमीन पर है, तो इसके ऊपर हवा है, एयर का प्रेशर। और जैसे ही ये इंसान समुद्र में बिल्कुल नीचे जाएगा, तो इसके ऊपर पानी का प्रेशर भी होगा और एयर का प्रेशर भी होगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप समुद्र में नीचे जाओगे, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब ये जो इंसान नीचे जा रहा है, ये अपने पीठ पर एक सिलेंडर बांध के जाता है,
ऑक्सीजन का सिलेंडर। इस सिलेंडर में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अगर नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये नाइट्रोजन गैस है ना, उसके ब्लड में डिजॉल्व हो जाती, घुल जाती। अब ये जिंदगी भर नीचे तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी ऊपर आएगा। ऊपर जैसे ही आया तो इसका प्रेशर क्या होता है, कम हो गया, तो नाइट्रोजन क्या होती है, फिर बाहर निकल आती है। नाइट्रोजन जैसे बाहर निकली, नाइट्रोजन अगर बाहर निकलती है तो बबल के फॉर्म में निकलती है, उसको फिर घबराहट होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, सीजर होने लगते हैं, उसको चक्कर आते हैं। तो ये जो बबल के फॉर्म में नाइट्रोजन निकल गई है, ये उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए उसके लिए क्या करते हैं, ये सिलेंडर में हीलियम और नियॉन का मिक्सचर डालते हैं ताकि ये उसमें घुल ना सके। ये क्या है, इसका मिक्सचर क्यों डाला, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती, है ना। है समझ में। हाँ। ठीक, बात कल पढ़ते हैं।